अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये वाला नावल रूड हीरो बेस्ड है, तो अगर नावल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आधी रात का वक्त था। काली रात अपने इख्तिताम पर थी। वो बिना रुके बस भागे जा रही थी। आंखों में खौफ वाज़ह नजर आ रहा था। वो इन अंधेरी सड़कों पर अपने लिए महफूज जाए पनाह तलाश कर थी। वो इन गुंडों की पहुंच से दूर जाना चाहती थी और वो कामयाब भी हो गई। एक इलाके में पहुंचकर जहां बहुत सारे घर बने हुए थे, उसने सब घरों को गौर से देखा था कि किससे मदद मांगनी चाहिए। फिर वो एक घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शान एक अमीर बाप का बेटा था, पर उसके हुलिये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो इंतहाई सादा, कम गो, खुश शक्ल, थोड़ा मजाज का साथ और दिल का साफ था। शान से छोटी 2 बहनें और एक भाई भी था। उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। उनके बाद शान के पापा ने सब बच्चों को अकेले संभाला था। शान अपने अच्छे हाथ से बड़े बंगले को छोड़कर एक सादा सा 2 मंजिला मकान में आम तरह के लोगों की तरह जिंदगी गुजारा था। ये बात शान के वालिद को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो भी मजबूर थे। शान शोर शराबे से और लोगों से दूर रहना पसंद करता था, इसलिए वो अलग घर में रहता था। शान अपने ऑफिस का एक जरूरी प्रोजेक्ट बनाने में मसरूफ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात में कौन हो सकता है? शान ने खुद कलामी की थी। इतने में दोबारा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। शान ये सोचते हुए दरवाजा खोलता है कि जो भी आया होगा उसकी हैर नहीं। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गया था। एक खूबसूरत मासूम सी लड़की दुल्हन का सूरज जोड़ा पहने हुए उसके सामने खड़े थे। शान इस मासूम सी दोशीजा को देखता ही रह गया था। प्लीज मेरी मदद करे, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। शान ने खुद को नॉर्मल किया था। आई एम सॉरी मिस, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शान ने स्मार्ट लहजे में कहा था। प्लीज मेरी मदद कर दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो रोती गिड़गिड़ाती शान के सामने हाथ जोड़ गई थी और शान पर कोई असर नहीं हुआ था। प्लीज जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। शान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा था। प्लीज खुदा को माने, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। ये तो उस खुदा की अमानत है, पर इज्जत गंवाने के डर से मुझे आपके दर पर लाकर खड़ा किया। इतने बेरहम ना बने, मेरी मदद कर दे। वो लड़की फुड़ फुड़ कर रो दी थी और शान को आहर कर उस पर तरस आ ही गया था। ठीक है, रोना बंद करो, अंदर आ जाओ। शान ने दरवाजा पूरा वार किया था और खुद एक तरफ हो गया था। वो आंसू पोंछते हुए अपना भारी लहंगा हाथों से संभालते हुए घर में दाल हो गए थे। लड़के के घर में दाल होते ही शान ने दरवाजा बंद किया था। लड़की ने घबराकर पीछे देखा। शान दरवाजे के साथ वाली दीवार पर लगी हुई खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर का मुआयना कर रहा था। वो लड़की एक नजर घर पर डाल दिया। घर छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज नफासत से रखी हुई थी। लड़की ने डरते डरते एक सिंगल सोफे पर बैठ गई थी। उसके दिल में बहुत से डर थे, पर वो मजबूर थी इस अनजान शख्स से मदद मांगने पर। शान ने उसको दोबारा पलट कर नहीं देखा था। वो खिड़की से उन गुंडों को देख रहा था जो लड़की की तलाश में हर तरफ नजरें दुरा रहे थे। गुंडों के वहां से जाते ही शान उसकी तरफ पलटा था। चलो उठो, जाओ यहाँ से, गे गुंडे। शान ने सख्त लहजे में कहा था। लड़की खामोश सी खड़ी हो गई थी। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मासूम सा सवाल किया गया था। ये मेरा मसला नहीं है मिस, जाओ यहाँ से। मैं वैसे भी बहुत वक्त जाया कर चुका हूँ तुम्हारी वजह से, और नहीं कर सकता। शान ने माथे पर बल लाते हुए कहा था। मैं बाहर निकली तो वो गुंडे मुझे ले जाएंगे। मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं किसी के घर जाकर छुप भी नहीं सकती। मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दे, लड़की ने रोते रोते कहा था। और शान एक दफा फिर उसके आंसू से पिघल गया था। शान को उस पर तरस आया था। ठीक है, ये बताओ तुम कौन हो और वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? इस लड़की ने आंसू पोंछते हुए अपने बारे में बताना शुरू किया था। मेरा नाम ईशा है। इन गुंडों का बास मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं इंडिया से आई हूँ दीनी तालीम हासिल करने। मैं हॉस्टल में रहती थी। कल मेरी तालीम पूरी हो गई थी। मैं इंडिया वापस जा रही थी तो इन गुंडों ने मुझे अगवा कर लिया। वो आज मुझसे शादी करता, पर किसी तरह मैं वहां से बचकर भाग आई। पर मेरा पासपोर्ट, वीजा और बाकी सामान वहीं पर रह गया है। फिर वो अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए फुट फुट कर रोने लगे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, प्लीज रोना बंद करो। शान से इस मासूम लड़की का रोना नहीं देखा जा रहा था। शान ने एक लंबी सांस भरी। ओके ईशा, मैं शान हूँ, तुम यहाँ रह सकती हो, पर मेरे घर के कुछ असूल हैं, तुम्हें इन्हें उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर रहना होगा। ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो सुनो। नंबर 1, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। नंबर 2, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। नंबर 4, घर से बाहर नहीं निकलोगी। और नंबर 5, फालतू नहीं बोलोगी, ना सवाल जवाब करोगी, अपने काम से काम रखोगे। और अगर इनमें से एक भी असूल टूटा तो अगले ही बार तुम घर से बाहर होगे। जी ठीक है। ईशा सर झुकावे उसके असूल सुन रही थी। सिर्फ इतना ही कह सकी। तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगी, अब तुम जा सकती हो। शान अपने कमरे में जाने लगा था तो ईशा ने आवाज दी। जी सुनिए। वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ? ईशा ने डरते डरते कहा। वो कपड़े नहीं है मेरे पास, मिल सकते हैं क्या? मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ, कपड़े कहाँ से दूँ? अभी सो जाओ, कल ला दूंगा कपड़े। मेरे पास पैसे नहीं है।
ईशा शर्माते हुए शर्मिंदा होते हुए बोलती, मेरे पास बहुत है। शान लापरवाही से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया था और शान कमरे में आकर ऑफिस का सामान समेटते हुए सोचने लगा, मैं इस लड़की को घर में रखकर गलती तो नहीं कर रहा। बस यही सोचते सोचते वो नींद की वादी में खो गया था। कैसा नहड़ीला इंसान है, कमरे तक नहीं छोड़ सकता, बेमरबत कहेगा। ईशा बड़बड़ाते हुए सीढ़ी की तरफ चल दी थी। ईशा डरते डरते कमरे में दाल हुई थी। अपनी आंखों से पूरे कमरे का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून का सांस लेती हुई बेड पर बैठ गई थी। कमरे में एक बेड था जिस दोनों तरफ में सारे टेबल्स थे। बेड के एक तरफ अलमारी, दूसरी साइड पर ड्रेसिंग थी, साइड में वॉशरूम बना हुआ था। मैंने गलत किया या सही, इस लड़के से मदद लेकर? वो अकेला रहता है, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, पर और कर भी क्या सकती हूँ, किसी को जानती नहीं। अगर वापस हॉस्टल गई तो वो गुंडे मुझे वहां से पहले पहुंचे होंगे। मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम, हॉस्टल का पैसे भी नहीं है जो किसी होटल में रह लूँ। अब ये सोच कर क्या करना है, मुझे कुछ दिन यही रहना है। जो होगा ना वो तो होना था ना, जो होना था वो तो हो गया। ईशा हुसैन सवाल जवाब कर थी। वो अपने हंदेशात पलाए ताक रख कर जेवर उतार कर फ्रेश होकर बेड पर दराज हो गई थी। बहुत रात और थकन की वजह से उसको लेटते ही नींद आ गए थे। अगले दिन ईशा की आंख खुली तो डर उसके चेहरे पर आया था। वो शायद सोच रही थी कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन आसपास का जायजा लेने के बाद वो समझ गई थी उसने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। वो मुंह लटकाया फ्रेश होने चली गई थी। उसका बाहरी लहंगा अभी भी उसे तंग कर रहा था। वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन कपड़े न होने की वजह से उसे लहंगे को झीलना पड़ा। वह फ्रेश होकर लहंगा संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई नीचे आई। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ईशा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बिना सोचे समझे किचन में आ गई थी। किचन की स्लैब पर खाना रखा हुआ था और साथ में एक हाथ भी मौजूद था। ईशा ने आसपास देखा, वहां पर कोई नहीं था, मतलब वो उसी के लिए था। ईशा ने हाथ उठाकर पढ़ा तो पता चला वो हाथ और खाना शान उसके लिए छोड़कर गया। शान को ऑफिस जाना था, इसलिए वो ईशा के लिए नाश्ता रख गया था। हाथ में लिखा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो घर से बाहर नहीं निकलना। ईशा ने हाथ पढ़कर एक तरफ रखा और नाश्ता लेकर सोफे पर बैठ गई। खूब मजे से नाश्ता किया, बर्तन धोकर किचन में ही रखकर फिर सोफे पर बैठ गई। अब उसे बैठकर शान का इंतजार करना था, जो वो कर रही थी। फिर उसको ख्याल आया कि टीवी देख लूं। थोड़ी ही देर टीवी देखकर वो थक गई। टीवी बंद किया ही था तो दरवाजा खुलने की आवाज पर दबक कर सोफे के पीछे छुप गई। सामने शान को आता हुआ देख वो सोफे के पीछे से निकल आई थी। क्या कर रही थी सोफे के पीछे? शान ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। ईशा ने घबराते हुए जवाब दिया, जी वो मैं समझी कोई आ गया है तो मैं सोफे के पीछे छुप गई थी। शान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, नहीं, इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं आता, बेफिक्र रहो तुम। ईशा बस जी कह गई पाई थी और शान ने ईशा को सामान से बड़े हुए कुछ शॉपर्स दिए थे और कहा था, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, जो तुम समझ आए रख लो, बाकी मुझे वापस कर देना। ईशा कुछ कहती हुई से पहले ही शान अपने कमरे में जा चुका था। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। कपड़े देखने लगी जो उसके साइज के थे, वो उसने रख दिए। बाकी एक तरफ रख कर उसमें से एक जोड़ा उसने नहाकर जेबे तन किया। सफेद पजामा और नीले रंग की फ्रॉक में उसका गोरा रंग और भी खुल गया था। शान की थोड़ी मीटिंग थी। वो सुबह जल्दी उठ गया था और अपने लिए नाश्ता बनाने के बाद वो कल रात घर आए मेहमान के लिए नाश्ता बनाना नहीं भूला था। फिर ऑफिस से घर आते हुए वो ईशा के लिए कपड़े लेने गया था। क्योंकि शान को ईशा के कपड़ों का साइज नहीं मालूम था, इसलिए उसने मुख्तलिफ साइज के कपड़े ले लिए। वो ईशा को अपने साथ नहीं लेकर गया था। गुंडे उसके पीछे लगे थे और किसी को नहीं मालूम था कि ईशा के घर में लड़की रह रही है। शान ईशा से दूर रहना चाहती थी। यही वजह थी कि वो ईशा को कपड़े देखकर उसकी बात सुनने बगैर अपने कमरे में चला गया था और फिर फ्रेश होकर बाहर आया। वहां पर ईशा मौजूद नहीं थी। वो खामोशी से किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। तब ईशा ऊपर से आई और शान को एप्रन और शेफ कैप पहने देखकर हैरान रह गई। शान ने उसको देख लिया था पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ईशा ने बात शुरू की थी, वो आपसे बात करनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। शान ने टमाटर काटते हुए कहा देखा अभी नहीं था ईशा को, मैं आपका एहसान कैसे झुकाऊंगी? मासूमी से सवाल पूछा गया था। शान का हाथ एकदम से रुका। मैंने कौन सा एहसान किया तुम पर? शान आईब्रो झुकाकर कहा, आपने मुझे घर में रहने की इजाजत दी और इतने कपड़े भी लाए मेरे लिए, जबकि मुझे तो 2 जोड़ी ला देते तो मैं इसी में गुजारा कर लेती। ईशा ने शान की नजरें खुद पर मटकूज को देखकर एक ही सांस में जवाब दिया और शान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ला देने से मेरी दौलत में कमी नहीं आ जाएगी और तुम मेरी मेहमान हो। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना फर्ज है मेरा। मैं तुम पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा, बस इंसानियत के नाते, अपने मुसलमान होने के नाते हक अदा कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं आई भी हो इंडिया से और गुंडे भी तुम्हारे पीछे हैं। अगर ऐसे में तुम्हारे लिए मेरा घर महफूज बना घर है तो तुम मेरा कोई भी नुकसान किए बगैर रह सकती हो, जब तक तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। ईशा शर्मिंदा सी हो गई थी कि वो इस इंसान को क्या समझ रही थी और वो क्या था। ईशा को अब इत्मीनान हो गया था कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। शान की बातों ने उसे बहुत ही हिम्मत दी थी और अब वो पुरसकून थी। शान भी अपने काम में मसरूफ हो चुका था। मैं आपकी हेल्प कर दूं? ईशा को शान को ऐसे काम करता हुआ देखा अच्छा नहीं लगा तो पूछ बैठी।
شان نے ہلکی سے اسمائل سے کہا تھا، نہیں، تم مہمان ہو میری، اور ویسے بھی میں اپنا سارا کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ عشا نے تھوڑا آگے بڑھ کر کہا تھا، پلیز کرنے دے، میں صبح سے بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں، پلیز کرنے دے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں روٹی بنانا آتی ہے؟ شان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی آتی ہے۔ عشا نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا تھا، اور شان نے کہا، آ جاؤ، تم روٹی بناؤ، میں سالن بنا رہا ہوں۔ دونوں نے ایسے مل جل کر کام کیا اور پھر دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شان زیادہ بات نہیں کرتا، یہ بات عشا سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ خود بھی زیادہ نہیں بولی۔ جب وہ دونوں فری ہو کر بیٹھے تو عشا کو یاد آیا اپنے گھر کال کرنا، تو وہ بول ہی گئے۔ اس نے فوراً شان سے کہا، شان، مجھے اپنے گھر کال کرنی ہے۔ عشا نے شان کا پہلی بار نام لیا تھا اور شان کو پتہ نہیں کیوں عشا کی زبان سے اپنا نام سننا بہت ہی اچھا لگا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے لیے اتنا نرم نہیں پڑا جتنا عشا کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ شاید عشا میری بات مانتی ہے، اس لیے شان نے خود ہی سوچا۔ عشا نے عشا کو دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ شان اپنی سوچوں سے واپس آیا، ہاں یہ لو، میرے موبائل سے کال کر لو۔ شان نے موبائل عشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ عشا نے خوشی خوشی موبائل ہاتھ میں لیا، اپنے گھر کا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کچھ دیر بیل بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ شان یہی سوچے بیٹھا تھا کہ اس کو اچھا کیوں لگے عشا کی زبان سے اپنا نام۔ شان نے سوچا، شاید اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے جس کو اس نے اپنا نام لینے کا حق دیا ہے۔ ویسے تو صرف آفس کی لڑکیاں اس سے بات کرتی تھی جو سر کہہ کر اسے مخاطب کرتی ہیں، وہ بس اتنا ہی سوچ سکا تھا۔ عشا اس کا موبائل واپس کر کے آ گئی تھی، اسے خاموشی سے موبائل لے لیا تھا۔ وہ شکریہ کہہ کر اپنے کمرے میں کی طرف چل دی تھی اور شان بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ ایک باری نسوانی آواز فون سے برآمد ہوئی تھی، ہیلو کہنے کے ساتھ پوچھ رہی تھی، کون ہے؟ عشا خاموش کھڑی سوچ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے، کیا کہے۔ دوسری طرف پھر ایک زوردار آواز آئی تھی، کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ عشا نے گھبراتے ہوئے کہا، تائی امی، میں عشا ہوں۔ اس کی تائی امی نے سرد لہجے میں کہا، کیا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولے، تائی امی، میرا پاسپورٹ ویزا گم ہو گیا ہے، پلیز دوسرا بنوا کر بھیج دیں، مجھے گھر واپس آنا ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تجھ پر ضائع کرنے کے لیے، ارے ہماری طرف سے باڑ میں جاؤ۔ سعیدہ بیگم نے عشا کو نفرت سے جواب دیا تھا۔ عشا کی آنکھ میں آنسو بھر رہے تھے، چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کے مانند ہو گیا تھا۔ تائی امی، پلیز ایسا نہ کہ، میں کہاں جاؤں گی، آپ لوگ کے علاوہ کون میرا ہے؟ وہ رونے کو تھی، لیکن سعیدہ بیگم کو ذرا ترس نہیں آیا تھا اس معصوم لڑکی پر۔ اس کی تائی امی نے اپنا وہی جملہ دہرایا۔ وہ فون رکھنے والی تھی جب عشا نے کہا، اچھا تائی امی، میری بات سنیں، آپ نہ کریں میری ہیلپ، مجھے بائی کا دبئی والا نمبر دے دیں۔ ہاں اس کا نمبر دے دوں تجھے، جو میرا بیٹا اتنی محنت سے کماتا ہے نا، سب تجھ پر لٹا دے۔ دیکھ میری بات سن، وہی لڑکا پھنسا کر شادی کا لے۔ سعیدہ بیگم نے عشا کو گھٹیا سا حال بتایا تھا۔ عشا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی تائی ایسا بھی کہہ سکتی ہے۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ عشا سکتے کی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، اپنے ایسے ہوتے ہیں کیا، وہ غیر شان جیسے ہوتے ہیں کیا؟ پھر اس کو اپنے بھائی کی یاد ستانے لگی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے پھڑ پھڑ کو رو دے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ اپنی گڑیا کو بھول گئے کیا؟ پلیز بھائی آ کر مجھے لے جاؤ، میں کب تک اس انجان شخص کے در پر پڑی رہوں گی؟ وہ کافی دیر تک ایسے ہی روتی رہی۔ اس کا حلق اور آنسو سوکھ چکے تھے۔ پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر پانی پینے نیچے اتری۔ شان ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی، پانی پیا، پھر اوپر آ گئے۔ شان کی نظر اس پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ روئی ہے، پر اس نے پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ نہ کسی کو اپنی پرسنل لائف میں گھسنے دیتا تھا، نہ خود کسی کے پرسنل میں کسی لائف میں گھستا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ عشا 5 سال کی تھی جب عشا کے ماں باپ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں جان چلی گئی تھی۔ عشا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عشا کے ماں باپ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وہ اکیلی وارث تھے۔ رشتے دار کے نام پر عشا کے پاس لالچی تایا تائی تھے، تو اس کی پرورش کا ذمہ دار انہوں کے اوپر آیا۔ انہوں نے دولت کے لالچ میں یہ ذمہ داری خوشی خوشی اپنا لی۔ ان کے شیطانی دماغ میں عشا کی دولت اپنے نام کروانے کا ارادہ تھا۔ جب وصیت کھلی تو پتہ چلا عشا جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ اپنی دولت میں سے کچھ نہیں لے سکتی۔ ہاں اس کا جو بھی خرچہ ہوگا، پڑھائی کا، کھانے کا، پینے کا خرچہ وغیرہ، وہ عشا کو ہر مہینے ملتا رہے گا۔ اس کے تایا تائی تب کا رہ گئے تھے، اب اس آفت کا 18 سال ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ عشا کے فادر تو اپنے بھائی کے لالچ کا اتنا اچھی طرح سے علم تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے ہر چیز کا انتظام پہلے کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتی رہتی، تایا تائی سے پوچھتی، میرے ممی پاپا کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے بے دردی سے جھڑکتے تھے، چاند کی چاندی جیسا اس کا معصوم چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ اس گھر میں اس کا ایک ہمدرد تھا، عثمان، وہ عشا کے تائی کا بیٹا تھا۔ عثمان عشا سے 7 سال بڑا تھا۔ عثمان کو ہمیشہ سے بہن کی خواہش تھی، وہ اپنے دوستوں کو اپنی بہنوں کے لاڈ اٹھاتا دیکھتا تو بہت خوش ہوتا۔ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کی بھی کوئی بہن ہوتی تو وہ بھی لاڈ اٹھاتا۔ جب اس کے چاچا کے گھر ننھی عشا آئی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا، سب کو شور مچا مچا کر بتا رہا تھا کہ میری بہن آئی ہے۔
जब से ही वो उसको अपनी सगी बहनों की तरह चाहता था। ईशा भी उससे बहुत ही अटैच थी। अभी भी वो उसके महफूज हाथों में बिलक बिलक कर रो रही थी। ईशा उस्मान उसको दिलासा देता, घुमाने, आइसक्रीम खिलाने के लालच देता। वो कभी मान जाती, कभी जिद पर आ जाती। ऐसे ही वो बड़ी होती गई और इसी समझ आ गया था उसके माँ बाप नहीं आएंगे, वो किसी और देश चले गए हैं। वो अक्सर ताया ताई के जुल्म बर्दाश्त करके थक जाती तो उस्मान से गिला करती, भाई मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए। उस्मान तड़प कर उसे अपनी बाहों में बांध लेता, अपनी आंखों में आई हुई नमी साफ करते हुए कहता, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, अगर तुम चली जाती तो मैं अकेला कैसे रहता, मुझे तुम बहुत ही अजीज हो। उस्मान को अपने माँ बाप पर बहुत ही गुस्सा आता। वो लड़ता झगड़ता उनसे, इस यतीम मस्कीन बच्ची पर जुल्म करके क्या मिलता है आप लोगों को, और वो उसी को डांट कर चुप करवा देते या उसकी बात सुननी अनसुनी करके चल जाते। वो ईशा को हर वक्त अपने पास रखता, माँ बाप से लड़ झगड़ कर उसको पढ़ाया भी, पर फिर भी वो अब बड़ा हो गया था, जॉब करता था। वो ईशा को जैसा छोड़कर जाता वो उसको वैसे ही मिलती, भूखी प्यासी। वो अपनी माँ को कहता, आप लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती, फिर उसकी तरफ देखता जो उस डर से दीवार से चुपका कर खड़ी होती, आंसू बहारी होती कि उसके पास जाता, प्यार से उसकी तरफ देखता, उसके आंसू साफ करते, उसके गले बाजू डाल के उसे खामोशी से अपने कमरे तक लाता, उसे खाना खिलाता अपने हाथों से और फिर उसको उसके कमरे में ले जाकर सुला देता। ईशा अपने भाई के साथ गुजरे हुए लम्हों का सोचकर फिर रोने लगी थी। फिर जाने कब उसकी आंख लग गई थी। शाम भी अपने कमरे में जा चुका था। ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करके वो भी सोने की तैयारी कर रहा था जब वो किचन से आती खटपट की आवाज सुनकर वो फौरन किचन की तरफ भागा। वो बहादुर था, डरता बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो आवाज सुनकर डरा नहीं था, बल्कि आगे बढ़कर देखने या क्या कहीं चोट तो नहीं घुस आया। घर में अंधेरा था। शान आहिस्ता सा किचन की तरफ दब्बे पंप बढ़ रहा था। उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया जो फिर से बॉटल रख रहे थे। शान समझ गया था कि कौन है। वो पीछे हटने वाला था जब वो पीछे मुड़ी। ईशा डर कर चीखने वाली थी कि शान ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। जबकि दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थी, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। ईशा की मासूम खौफजदा आंखें शान के दिल में उतर गई थी। एकदम से दोनों को होश आया, वो पीछे हटे। ईशा बहुत घबरा गई थी। डर के मारे पर वहां से हमते कमते भागी थी। शान खुद को मलामत करता रह गया था, ये उसने क्या किया, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, शिट। वो खुद को मलामत करते हुए सोने लेट गया था। इस वाक़े का सोच सोच कर दोनों को नींद उड़ गई थी। ईशा सोच रही थी कि शान आहर क्या कर रहा था उसके पीछे। शान सोच रहा था पता नहीं क्या सोचेगी वो मेरे बारे में, क्या कर रहा था उसके पीछे खड़ी होकर। कुछ देर के बाद दोनों सो गए थे और शान ने सोच लिया था कि सुबह उठकर ईशा से माफी मांगेगा और सही बात बताएगा, जबकि ईशा सोच चुकी थी कि वो शान के सामने कम से कम जाएगी, रात में कभी भी नीचे नहीं जाएगी, चाहे कितनी भी प्यास लगे। शान की सुबह आंख खुली तो 9 बज रहे थे। ओह मैं तो लेट हो गया, शान ने सर पर हाथ मारते हुए कहा था। वो जल्दी से उठा, शावर लिया और तैयार होकर नाश्ता करने का सोचा, पर टाइम बहुत हो गया था। वो सीधा ऑफिस चला गया, सोचा वहां कुछ खा लूंगा। शान के जाने के कुछ देर बाद ईशा की आंख खुली। उसने टाइम देखा तो घड़ी 10 बजा थी। उसने अपने बाल जूड़े की चक्कर में बांधे और फिर फ्रेश होकर नीचे चली आई। ईशा को रात वाला वाकया याद आया तो वापस ऊपर जाने को मुड़ी तो उसका ख्याल आया कि शान तो ऑफिस गया होगा ना। फिर उसने सुकून का सांस लिया। ईशा ने अपने लिए नाश्ता बनाया, अंडा पराठा, जो उसका पसंदीदा नाश्ता था। शान ने उसको याद दे दी थी कि वो जो चाहे खा सकती है। ईशा नाश्ते से फारग हुई, सोचा थोड़ा घर की सफाई कर लो, पर घर में तो कोई भी गंदगी नहीं था। जिस चीज को साफ करने के लिए हाथ लगाती वो ऐसी लगती जैसे नई ली हो। ईशा को ये मामला समझ नहीं आया था कि किसी का घर इतना साफ कैसे हो सकता है, वो भी एक लड़के का। ईशा को कुछ भी न सूझा तो वो वापस कमरे में लौट आई। कमरे की सफाई की, जो कि गंदा तो नहीं था पर फिर भी ईशा ने साफ कर दिया। शान का सफाई वाला असूल उसे अच्छी तरह से याद था। ईशा नहाकर सो गई। जब उठी तो 3 बज रहे थे। भूख लगी थी उसे। किचन में गई, कुछ बनाने में टाइम लगता उसको। कैबिनेट में एक चिप्स की चॉपर मिली। ईशा वही खाने बैठ गई। पेट को सहारा हुआ थोड़ा तो सोचा शाम को भी खाना बनेगा, पका ही लेती हूँ, बैठे बैठे तो बोर ही होंगी ना। वो खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। शान सुबह ऑफिस से देर पहुंचा और ऑफिस में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मीटिंग रूम में शान के बाबा सरबराही सीट पर बैठे हुए कुछ समझा रहे थे। शान के मीटिंग रूम में दाल होते ही सबकी नजर शाम पर पड़ी। शान सबसे माजत करता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया था, लेकिन इकबाल साहब उसी को घूरे थे। वो खामोशी से नजर झुका गया था। मीटिंग खत्म हो गई थी, सब जा चुके थे, लेकिन इकबाल साहब और शान अभी भी मीटिंग रूम में मौजूद है। हाँ भाई बठोदार, देर से आने की वजह बताओगे? इकबाल साहब ने बॉस वाले अंदाज में पूछा। बाबा आंख देर से खुली थी, शान ने नजर झुकाए हुए जवाब दिया। क्यों भाई, रात जल्दी नहीं सोए थे? शान की आंखों के सामने रात वाला मंजर आ गया था। शान ने नजर चुराते हुए कहा, ऑफिस का काम कर रहा था। नजर क्यों चुरा रहे हो मुझसे? लड़की का चक्कर तो नहीं है? रात देर तक चैटिंग पर सेटिंग हो रही हो? इकबाल साहब ने शान की आंखों में देते हुए कहा। शान ने अपने बाबा को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। बाबा आप कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जा रहा हूँ अपने कैबिन में। शान ने चिढ़ते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके बाबा खामोशी से अपने नहरेले बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए खुद ही हम कलाम हुए। जाने कब ये शादी के बारे में सोचेगा,
اے اوپر والے اس کے لیے بھی کوئی بیچ دے جو اس کو سدھار دے۔ پھر وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شان اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے اپنے بابا کی باتوں کا جواب خود ہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لڑکی سے پیار کروں اور شادی کر لوں، پھر ایک دن اس کی ڈیتھ ہو جائے اور میں بھی بابا کی طرح روک لے کر زندگی گزاروں۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بابا، آپ کو نہیں پتا، ماما کی یاد میں آپ کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں اس عذیت سے کبھی نہیں گزارنا چاہتا۔ پھر شان بھی ایک فائل اٹھا کر اس پر جھک گیا۔